नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। अब हम एक नए अधिनियम की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, जो कि 1987 में आया था। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की शुरुआत करने से पहले, जैसा कि मैं पढ़ाने की मेरा तरीका होता है, उस तरीके के अंतर्गत हम इसके इतिहास के बारे में या फिर ये अधिनियम क्यों लाया गया, इस विषय में हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। और बातचीत करने के दौरान हम लोग यहाँ पे तो ये समझने की कोशिश करेंगे ही कि ये अधिनियम क्यों लाया गया। जब हम अधिनियम को शुरुआत से पढ़ेंगे तो वहां पर इसको और डिटेल में समझेंगे। मुख्य रूप से अभी ये समझ के रखिए कि भारत का संविधान जो है वो कहता है कि सभी को न्याय मिले। जब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं, जिस प्रस्तावना में लिखा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय देने का प्रयास ये संविधान करेगा, तो जब हम सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय में ये चीज स्पष्ट तौर पर, यानी भारत के प्रस्तावना से यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि जो भी न्याय की व्यवस्था है वह सभी के लिए होनी चाहिए। यानी सभी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे दुर्बल वर्ग का हो, किसी भी कारण से उसके न्याय तक पहुंच जो है वो बाधित नहीं होनी चाहिए। ये तो कहता है हमारा प्रस्तावना। लेकिन जब हम भारत के संविधान को थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भारत के संविधान के भाग 3 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। जब हम अनुच्छेद 14 को पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समान संरक्षण होना चाहिए। विधि के समक्ष सभी रूप से विधि के समक्ष सभी जो व्यक्ति हैं, भारत के जो नागरिक हैं, वे समान रूप से ट्रीट किए जाएंगे। यानी विधि के समक्ष वो समान होंगे, कानून की नजर में हर व्यक्ति समान होगा। यही कहता है इसका अध्याय 14। और जब कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है और अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो अन्याय होने की स्थिति में वो व्यक्ति कहां जाएगा? न्यायालय जाएगा। न्याय का सिद्धांत या भारत के न्यायालय का सिद्धांत यही कहता है कि न्याय उसे ही मिलेगा जो न्यायालय के समक्ष आएगा और अपना प्रार्थना रखेगा न्यायालय के समक्ष कि न्यायाधीश महोदय, मुझे न्याय चाहिए। तो भारत का जो न्यायिक व्यवस्था है वो तो पहली बात कहता है कि जो न्यायालय के समक्ष आएगा उसे न्याय दिया जाएगा। अर्थात अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है और आप न्यायालय के समक्ष नहीं जाते तो भारत का संविधान या भारत की प्रशासनिक व्यवस्था आपको न्याय देने के लिए उत्तरदायी नहीं है या बाध्य नहीं है। खोज खोज के न्याय नहीं देगा कि आपके साथ अन्याय हुआ, उस गांव में खोजो किसके साथ अन्याय हुआ, उसको लेकर आओ, ऐसा नहीं। जब आप न्यायालय के समक्ष जाएंगे तभी आपको न्याय मिलेगा। लेकिन भारत में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि गरीब हैं, जो दबे कुचले हैं, जिनको जानकारी ही नहीं है कि हमें न्याय मिल सकता है। वो तो न्यायालय के समक्ष जाएंगे ही नहीं, और जब न्यायालय के समक्ष नहीं जाएंगे तो फिर उन्हें न्याय मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब न्यायालय होने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ जब बहुत सारे लोगों को न्याय ही नहीं मिल पाएगा। या फिर हम अनुच्छेद 21 की बात करें जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, और आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को कोई छीन लेता है तो आप कहां जाएंगे? न्यायालय जाएंगे कि भाई हमें मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मिला है, उस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को कोई छीन रहा है, हमारी उससे रक्षा करो। इसी के लिए तो आप न्यायालय जाते हैं। या अनुच्छेद 22 की बात करें जो कि कहता है कि कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी से सुरक्षा मिलेगी आपको। तो जो भी आपके मौलिक अधिकार हैं वे सारे मौलिक अधिकार
या फिर आपको जो भी कानूनी अधिकार मिले हुए हैं संविधान के द्वारा या सरकार के द्वारा, वे सारे व्यवस्थाएं या फिर सारे जो अधिकार हैं वो तभी आप अवेल कर पाएंगे, तभी आप प्राप्त कर पाएंगे जब आप न्यायालय जाएंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश आप न्यायालय न जा पाए, जैसे आपके जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, अब आप न्यायालय इस वजह से नहीं जा पा रहे कि आपके पास अगर न्यायालय जाएंगे तो वकील को पैसा देना पड़ेगा। वकील तो अपना फीस लेगा ही लेगा, लेकिन आपको फीस देने का पैसा ही नहीं है आपके पास, तो फिर आप तो न्याय से वंचित रह जाएंगे। इन्हीं सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम पढ़ेंगे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। यानी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम क्या है? तो यह अधिनियम उन लोगों के लिए काम करेगा जो निर्धन हैं, जो गरीब हैं, या जो दुर्बल वर्ग से आते हैं, जो कि न्यायालय तक ही पहुंच अपनी नहीं बना पा रहे। तो न्यायालय तक पहुंच बनाने में जो बाधा बनती है, न्यायालय तक पहुंचने में जो बाधा बनती है, उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेगा विधिक सेवा प्राधिकरण। अब विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वह क्या अचानक से आया हुआ चीज था, या इसके पीछे कुछ कहानी है? तो इसके पीछे की कहानी को अगर हम थोड़ा सा पढ़ना चाहें या फिर जानना चाहें, या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हो सकता है, या पूरे अधिनियम को आप एक कंसेप्ट के रूप में समझना चाहें तो भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण या इस प्रकार से जो कानूनी सहायता, गरीबों को कानूनी सहायता, निर्धनों को कानूनी सहायता देने की जो बात की शुरुआत होती है वो होती है फ्रांस से। फ्रांस में सन था 1851, और 1851 में पहली बार फ्रांस की सरकार ने एक अधिनियम पास किया, और उस अधिनियम में उसने ये व्यवस्था रखी कि इस अधिनियम में जो अधिनियम पास किया, और उस अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था की गई कि जो गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं फ्रांस के, वो भी न्यायालय तक अपनी पहुंच बना सकें। तो 1851 जो कि पहला डेट या तिथि जो कि फ्रांस से शुरू होता है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो दूसरा जो देश था इस प्रकार से सेवाओं को लागू करने वाला या गरीबों को सेवा देने वाला, विधिक सेवा देने वाला, विधिक सेवा मतलब कानूनी सेवा, कानूनी सहायता, जिसको जानकारी नहीं है उसको बताना कि अब आगे तुम कौन सा स्टेप ले सकते हो कानूनी तरीके से, या फिर जिनके पास पैसा नहीं है तो उनको वकील की उपलब्धता कराना। ऐसा एक माहौल बनाना जिस माहौल के साथ ऐसी जागरूकता की व्यवस्था बनाना जिस जागरूकता के साथ सभी लोग न्याय तक पहुंच बना सके। दूसरा जो 1944 का जो समय था, जब 1944 के समय में ब्रिटेन में उस समय वहां के लॉर्ड चांसलर हुआ करते थे विस्काउंट साइमन उनका पूरा नाम था। 1944 के समय विस्काउंट साइमन ने कहा कि हम इंग्लैंड के और वेल्स के जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देना चाहते हैं, यानी वो न्यायालय तक पहुंच बना सकें। पैसे की वजह से जो गरीब हैं वो न्यायालय नहीं जा पा रहे, मुख्य मुद्दा तो पैसा ही है, तो उनको न्यायालय तक जाने के लिए या फिर उनके कानूनी ज्ञान को जागरूक करने के लिए कि वो आगे कौन सा स्टैंड ले सकते हैं कानूनी रूप से, इस सब की जागरूकता के लिए उन्होंने एक समिति बनाई जिस समिति का नाम था रशक्लिफ समिति। और 1944 में जब ये रशक्लिफ समिति ब्रिटेन में बना, तो ब्रिटेन में रशक्लिफ समिति के बनने के बाद, चूंकि उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था 1944 में, तो थोड़ी थोड़ी जागरूकता भारत में भी फैलने लगी
कि जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों को न्यायालय तक पहुंच बनाने के लिए या उनका न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारत को भी कुछ करना चाहिए। लेकिन चूंकि 1944 में अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने इस विषय पर बहुत कुछ किया नहीं, लेकिन हां, भारत में इस विषय पर जागरूकता जरूर फैलती रही। 1947 में हमारा देश आजाद हो गया और 1950 के आसपास हमारा जो संविधान था, 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया पूर्ण रूप से। जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया तो हमारे भारत में कानून के लिए कानून मंत्री बने या फिर विधि आयोग की स्थापना हुई, लॉ कमीशन आदि की स्थापना हुई, और कानून मंत्री जो थे और जो विधि आयोग थे उसके सारे सदस्य आपस में मीटिंग किया करते थे। सन था 1952, यानी जो गणतंत्र लागू हुआ 1950 उसके मात्र 2 साल बाद 1952 में एक कानून मंत्री और जो विधि आयोग था उस विधि आयोग के सदस्यों का एक मीटिंग होता है और उसमें एक बात कही जाती है कि ठीक है, भारत तो आजाद हो गया, लेकिन भारत की आजादी तो तभी मायने रखेगी जब जो अधिकार भारत के लोगों को दिए गए हैं भारतीय संविधान द्वारा या सरकार द्वारा, वो अधिकार उनको मिले। और अगर उन अधिकारों को कोई छीनता है तो भारत का नागरिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके। लेकिन बाधा वहीं पे अटकी हुई थी कि न्यायालय जाने के लिए पैसा चाहिए, न्यायालय जाने के लिए जागरूकता चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 1952 में पहली बार कानून मंत्री और जो विधि आयोग था उसके सदस्यों ने मिलजुल कर इस पर ध्यान देना शुरू किया। 1952 से 8 साल आगे बढ़े, समय आ गया 1960, और 1960 में भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया और उस गाइडलाइन में बताया कि जो कानूनी सहायता वाली योजनाएं हैं वो कानूनी सहायता वाली योजनाएं कैसे चलेंगी, क्या चलेंगी, किस प्रकार से व्यक्ति कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये सब चीजें एक बहुत कच्ची तरीके से चल रही थी। अभी भी 1960 तक बहुत कच्चे तरीके से चल रहा था। 1960 के बाद चीजें आगे बढ़ती गई 1960 के बाद अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पहुंच जाइए 1970 में। और जब आप 1970 में पहुंचेंगे तो 1970 में उस समय सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश हुआ करते थे जिनका नाम था P.N. भगवती। और P.N. भगवती का कहना था कि भारत के हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। और P.N. भगवती ने सबसे पहली बार एक कंसेप्ट दिया जिसको कहा गया PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब भगवती का कहना था कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते, तो आप एक काम करिए, कुछ खर्च मत करिए, 50 पैसे का खर्च करिए। उस समय 50 पैसे में क्या मिलता था, तो 50 पैसे में P.N. भगवती ने बताया कि 50 पैसे का खर्च करिए, 50 पैसे में आप एक मुझे पत्र लिख दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिख दीजिए। आपके एक पत्र लिख देने मात्र से ही आपके मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। और अगर जो व्यथित व्यक्ति है यानी जिसको समस्या है वो पत्र नहीं लिख पाता, तो उसके बिहाफ पर कोई अन्य व्यक्ति भी पत्र लिख देगा तो भी सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। इसी को कहा इन्होंने PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यानी किसी दूसरे के लिए भी आप पत्र लिख सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। अब इन्होंने इस प्रकार की जब व्यवस्था की तो कई PIL दाखिल हुए।
और जितने पीआईएल दाखिल हुए उसमें से, जितने भी पीआईएल दाखिल हुए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आए, इन पीआईएल में से अधिकतर जो पीआईएल थे, वो अधिकतर पीआईएल कैसे थे? गरीबों से संबंधित थे। यानी जो पत्र, जो लेटर लिखा गया भगवती महोदय को, सुप्रीम कोर्ट को, उस समय के जज हुआ करते थे, वहां के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति थे, उसमें अधिकतर पत्र ऐसे थे जो गरीबों के विषय में थे। यानी इसका कारण यही था कि कोई व्यक्ति न्यायालय इसीलिए नहीं जा पाया क्योंकि वो गरीब है, पैसे से संपन्न नहीं, इसीलिए न्यायालय नहीं जा पा रहा। तो लगभग अधिकतर पत्र जो थे वो गरीबों के विषय में गए। तो पीएन भगवती ने सोचा कि भाई जितने भी लेटर आ रहे हैं, जितने भी पत्र आ रहे हैं, वो गरीबों से संबंधित आ रहे हैं। इसका मतलब भारत का जो गरीब है, अधिकतर गरीब न्याय के सिद्धांत का उपयोग नहीं कर पा रहा। न्याय के सिद्धांत का उपयोग कहने का मतलब क्या है? मैंने शुरू में ही बताया था कि भारत की न्याय व्यवस्था क्या कहती है कि अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको न्यायालय के समक्ष जाना पड़ेगा अपना प्रार्थना लेकर। तो भारत का अधिकतर गरीब क्या कर रहा है? न्याय की व्यवस्था जो है या फिर न्याय का जो सिद्धांत है उसको नहीं भुना पा रहा है, वो न्यायालय नहीं पहुंच पा रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई न्याय केवल कागजों में नहीं होना चाहिए, न्याय जो है व्यवहारिक रूप में दिखना चाहिए, ऐसा पीएन भगवती का कथन था। और जब उन्होंने ये बात कही कि न्याय केवल कागजों में नहीं दिखना चाहिए, व्यवहारिक रूप में भी दिखना चाहिए, तब ऐसी स्थिति में पीएन भगवती ने एक बात और कही, कहा कि जो भी गरीब हैं भारत के, गरीब या वंचित हैं, जो कि न्यायालय तक किसी भी कारण से नहीं पहुंच पा रहे, उनको विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अब विधिक सहायता कैसा होगा? विधिक सहायता मतलब कानूनी सहायता। कानूनी सहायता में चाहे तो सलाह हो, चाहे तो उनकी तरफ से अगर वो लड़ नहीं पा रहे हैं तो वकील देना हो, ये सब चीजें पीएन भगवती ने बातें कही उसमें कि विधिक सहायता उनको मिलना चाहिए। अब जब पीएन भगवती ने बात कह दी कि विधिक सहायता मिलना चाहिए, ये था 1970। और मैंने आपको बताया अभी आगे क्लास में, अभी थोड़ा पहले ही बताया कि 1952 में सबसे पहली बार भारत सरकार ने इस पर ध्यान दिया। जो कानून मंत्री थे या फिर विधि आयोग के सदस्य जो थे वो मिले और उन्होंने ध्यान दिया कि भाई जो गरीब वंचित लोग हैं उनका भी न्याय पर अधिकार होना चाहिए, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। फिर 1960 आया तो इन्होंने एक योजना बनाई, कानूनी सहायता योजना के लिए गाइडलाइन जारी किया, निर्देश जारी किए। फिर 1970 के दशक में पीएन भगवती का यह निर्णय आ जाता है, पीआईएल सुना उन्होंने और कहा कि नहीं, गरीब और वंचित लोगों को विधिक सहायता मिलना चाहिए। जब ये सब बातें चल रही थी तो गवर्नमेंट इस पर सोच विचार भी लंबे समय से कर रही थी। जैसा कि मैंने बताया कि 1952 से ही इस पर विचार चला। फिर 1960 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ या फिर महत्वपूर्ण हुआ बात, जो कि विधिक सहायता के लिए गाइडलाइन की बात कही गई, कानूनी सहायता योजनाओं के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए। फिर 1970-72 में पीएन भगवती का मामला हो गया और फिर आ गया 1976। जब 1976 आया तो 1976 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी और वो महत्वपूर्ण घटना ये थी कि भारत के संविधान का एक संशोधन हुआ 1976 में, जिसको हम कहते हैं 42वां संविधान संशोधन। जिसको क्या कहते हैं हम? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। और 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो भारत के संविधान में नीति निर्देशक वाले भाग में
नीति निर्देशक, नीति निर्देशक जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक वाले भाग में जो अनुच्छेद 39 था, उस 39 अनुच्छेद के नीचे एक और अनुच्छेद जोड़ा गया जिसको कहा गया 39 क, या अंग्रेजी में कहें तो 39A बोल सकते। जब ये 39A अनुच्छेद जोड़ा गया तो इसमें ये बात स्पष्ट तौर पर कह दी गई कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इसमें क्या लिखा गया है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक, कि भारत, नीति निर्देशक कैसा चीज है, नीति निर्देशक बताता है कि जो सरकार है उसको चलना कैसे है। जब सरकार के पास पैसे हो जाएंगे, सरकार के पास संसाधन हो जाएगी, सरकार के पास व्यवस्था हो जाएगी, तो सरकार वैसी चीजों को अधिकार के रूप में दे देगी। जैसे समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई, तो जरूरी नहीं कि डीपीएसपी में यानी नीति निर्देशक में जोड़ दिया गया तो अभी तुरंत ही सभी को देना है, लेकिन सरकार के पास जैसा संसाधन होगा उस संसाधन के हिसाब से सरकार कोशिश करेगी कि लोगों को निःशुल्क न्याय मिले, मतलब समान न्याय मिले और निःशुल्क विधिक सहायता मिले। यानी राज्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि न्याय की प्राप्ति के अवसर किसी व्यक्ति के लिए आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण वंचित न हो जाए वो न्याय की प्राप्ति से। यही इसका मूल सार था। धारा 39 मतलब अनुच्छेद 39 का या 39A का, 39A का। ठीक, जब ये बात आई समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात आई, यानी गरीबी की वजह से कोई व्यक्ति या कोई नागरिक जो है वो उसका न्याय बाधित ना हो, उसको न्याय भरपूर मिले, कोई समस्या ना हो, अगर पैसा ना हो तो निःशुल्क मिले। लेकिन सरकार के पास ये बाध्यता नहीं थी कि इसको तुरंत ही लागू करे। सरकार क्या थी, इसमें फ्री थी। कब तक फ्री थी, जब तक कि इसके पास संसाधन ना हो जाए, और संसाधन जब होंगे तो ये लागू कर देगी। जैसे पहले एक था ना कि सरकार नीति निर्देशक तत्व में ही था कि राज्य कोशिश करेगा, यानी गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मिले। बाद में उसको अनुच्छेद 21A के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत उसको जोड़ दिया गया, क्योंकि हमारे पास संसाधन हुआ तो हमने नीति निर्देशक से हटा के उसको अधिकार में डाल दिया। ठीक, तो उसी प्रकार से डीपीएसपी में जो व्यवस्था की गई समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, ये तुरंत ही लागू करना गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी नहीं था। गवर्नमेंट इसको जब चाहती तब लागू कर सकती थी, लेकिन एक स्टेप तो आगे बढ़ ही गया कि अब ये बात संविधान में आ गई, यानी आज नहीं कल गवर्नमेंट को इसे लागू करना ही करना था। सभी लोगों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए काम करना ही करना था गवर्नमेंट को। जब यह बात आई तो यहां से सबसे पहली बार एक शब्द निकल के आया जिसको कहा गया लीगल एड, यानी इसको अगर हिंदी में कहें तो इसको कहेंगे विधिक सहायता। यह शब्द निकल के आया कब, 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद। अब इससे पहले की कहानी जो है वो तो आपको पता ही है कि पीएन भगवती कई बार विधिक सहायता की बात कर रहे थे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आदि में आता था, संविधान में कहीं पर नहीं था। तो संविधान में कब लागू होता है, कब शामिल होता है, 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हो जाता है तब यह लागू हो जाता है, तब यह पहली बार भारत के संविधान में आता है। जब भारत के संविधान में आ गया 1976 में, तो अब इसको फिर आगे बढ़ाने वाली बात थी। और यह निर्णय जब पीएन भगवती के आए थे सुप्रीम कोर्ट से,
उसके बाद कई जजों ने ऐसे ही निर्णय दिए, ठीक। जैसे वी आर कृष्णा अय्यर उस समय के जज थे, उनके भी ऐसे निर्णय आए कि विधिक सहायता मिलना चाहिए, जो गरीब वंचित है वो न्याय के सिद्धांत से अलग नहीं होना चाहिए, उसको न्याय मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। वी आर कृष्णा अय्यर, ये भी नाम थोड़ा याद रख सकते हैं। तो ये तो था 1976 का मामला। 1976 तक विधिक सहायता जो था वो भारतीय संविधान के शब्दावली में धारा 30 अनुच्छेद 39A के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। उसके बाद कहानी और आगे बढ़ी, कहानी और आगे बढ़ती है और आता है 26 सितंबर 1980। सरकार, ध्यान रखिएगा, सरकार पीछे में चुप नहीं है, सरकार इस पर काम कर रही है। सरकार सोच रही है कि भाई विधिक सहायता शब्द आया है तो उस विधिक सहायता को किस प्रकार से लोगों को दिया जाए। और 26 सितंबर 1980 को एक कमिटी का गठन करती है सरकार, जिसको कहा जाता है CILAS। अगर आप इसका फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन शब्द होगा ना, इम्प्लांटेशन, कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन लीगल implementation of legal and legal aids and scheme, legal aids मतलब ए वाला एड्स ना, एड्स एंड स्कीम, ठीक। यानी 26 सितंबर 1980 को एक कमेटी गठित किया गया और इस कमेटी का नाम था कमेटी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड्स एंड स्कीम। यानी कहना यह चाहता था कि जो लीगल एड्स वाली स्कीम्स हैं, यानी विधिक सहायता वाली जो बात है, इसको किस प्रकार से लागू किया जाए, कैसे लागू किया जाए इसको। जाहिर सी बात है, पीएन भगवती 1970 के दशक में बहुत सारे 1970-72 में बहुत सारे पीआईएल पर विचार कर चुके थे और विधिक सहायता के विषय में बहुत बात कर चुके थे पीएन भगवती। अब पीएन भगवती को काफी अनुभव हो चुका था, लेकिन पीएन भगवती वहां से सुप्रीम कोर्ट से रिटायर भी हो चुके थे। तो रिटायर हो चुके थे, सरकार के पास अच्छा मौका था, उसने ये जो कमिटी बनाई, इस कमिटी का अध्यक्ष बना दिया किसको, पीएन भगवती को। बोला कि आप ही इसके अध्यक्ष बन जाइए भैया, आप ही ने इसकी बातचीत शुरू की है भारत में। मतलब पहले भी बातचीत चल रहा था, लेकिन न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बात आती है तो फिर थोड़ा उसका वजन रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट के बात की तरफ से आप ही ने इसकी बातचीत शुरू की है, तो आप ही इसके अध्यक्ष बन जाइए। और इसके अध्यक्ष बन गए पीएन भगवती। 26 सितंबर 1980 को यह समिति बन जाती है। जब समिति बन गई 26 सितंबर 1980 को, तो बनने के बाद इस समिति को यह देखना था कि भाई जो लीगल एड्स हैं, यानी विधिक सहायता जो है, उन विधिक सहायता को किस प्रकार से भारत में लागू करना चाहिए, या फिर किस प्रकार से उसको लागू किया जाए कि सबके लिए न्याय जो है सुनिश्चित हो सके। ये बात हो गई।
तो पीएन भगवती इसके अध्यक्ष बन गए और अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने पूरा जांच पड़ताल देखा और फिर कुछ क्या कर दी, कहा कि किस प्रकार से लागू किया जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हम कुछ सिफारिश कर रहे हैं, यानी कुछ रिकमेंडेशन दे रहे हैं। उस रिकमेंडेशन को आप अगर लागू करेंगे तो ये जो विधिक सहायता वाला जो मामला है वो आपका निपट सकता है। आप मतलब भारत में विधिक सहायता को आप इंप्लांट कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड्स एंड स्कीम, इसको आप भारत में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। विधिक सहायता को, निःशुल्क विधिक सहायता कैसे मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए। और इन्होंने मुख्य रूप से अगर कहें तो 2 रिकमेंडेशन महत्वपूर्ण दिया, जिन 2 रिकमेंडेशन के आधार पर यह चीज आगे बढ़ेगी और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 आएगा। पहला रिकमेंडेशन दिया, कहा कि प्रत्येक राज्य को विधिक सेवा बोर्ड बनाना चाहिए। विधिक सेवा बोर्ड यानी लीगल सर्विस बोर्ड, अगर अंग्रेजी में लिख दूं तो कोई बुराई नहीं होगा, लिख देता हूं लीगल सर्विसेज बोर्ड। ठीक, प्रत्येक राज्य को लीगल सर्विस बोर्ड बनाना चाहिए, विधिक सेवा बोर्ड बनाना चाहिए। और दूसरा कहा कि देश भर में एक समान व्यवस्था लागू, यानी लीगल सर्विस के लिए, यानी विधिक सेवा के लिए देश भर में एक समान व्यवस्था लागू होनी चाहिए। समान व्यवस्था लागू। अच्छा, अब ये जो 2 रिकमेंडेशन आए, 2 सिफारिश आए, तो इन सिफारिशों को स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा गया। इन सिफारिशों को विभिन्न जो राज्य थे उन राज्यों को भेजा गया कि भाई इस तरीके की व्यवस्था बनाने की बात कोई व्यक्ति कर रहा है कि क्या बनाना चाहिए, विधिक सेवा बोर्ड बनाना चाहिए। तो राज्यों का क्या मत है ये जानने का प्रयास किया गया। सभी चीजें चलती रही। इसी बीच क्या हुआ कि जो कुछ राज्य जो थे उन्होंने सिफारिश को मान लिया। सिफारिश मान ली। अब कुछ राज्य सिफारिश मान ली, मतलब क्या हुआ, उन्होंने अपने राज्य में विधिक सेवा बोर्ड बना दिया। अब मान लेते हैं एक राज्य है यूपी जिसने बनाया, एक राज्य था एमपी जिसने बनाया, एक राज्य था मान लेते हैं कोई और बिहार जिसने अपना विधिक सेवा बोर्ड बनाया। अब जब इन्होंने अपना अपना विधिक सेवा बोर्ड बनाया, यानी अपने जो विधानसभा थे उसमें नियम पास कराए, अपना अपना बनाया, तो पता चला यूपी में विधिक सेवा बोर्ड का जो अध्यक्ष है उसकी मैक्सिमम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए और एमपी में होनी चाहिए 60 वर्ष, क्योंकि ये लोग अपने अपने तरीके से बनाए। मैं कहना क्या चाहता हूं, कहना यह चाहता हूं कि कुछ राज्य ने जब सिफारिश मानी तब समस्या एक नई खड़ा हुई। वो समस्या ये थी कि देश भर में जो एक समान व्यवस्था की बात इन्होंने की थी ये नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो विधिक सेवा बोर्ड के अधिकार थे वो अलग थे, अलग राज्यों में उनके जो कर्तव्य थे जो अलग थे, उनकी योग्यताएं अलग थी, उनके कार्यकाल अलग थे, यानी एक रूपता नहीं थी। क्या थी? एक रूपता नहीं थी। जब एक रूपता नहीं थी तब की कंडीशन में कुछ तो आगे करना ही था, और कुछ आगे करने के दौरान 1987 का समय आया। ध्यान रखिएगा, ये जो समय था 1980 में यह बना, कमेटी फॉर
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एडसेंस स्कीम, ये बना 1980 में, और ये चीज बहुत सारे लोगों ने लागू किया और चलता रहा, बहुत सारे राज्य में रहा, चल ही रहा होगा जो भी था। आगे अभी पढ़ेंगे अधिनियम तो फिर देखेंगे वो चीजें कैसे चेंज होती है, क्यों बनाया इन्होंने ये पता चल गया। पीएन भगवती ने इसकी सिफारिश की थी इसलिए बनाया इन्होंने। लेकिन एकरूपता की कमी थी, तो एकरूपता की जब कमी थी तो एकरूपता की कमी को दूर करने के लिए सन 1987 में भारतीय संसद ने स्टैंड लिया। यानी भारतीय संसद ने सोचा कि कुछ आगे किया जाए ताकि एकरूपता बने। और दूसरी बात, यहां पर जो कुछ राज्य ने सिफारिश मानी थी तो सभी राज्यों ने भी नहीं मानी थी, तो कुछ राज्य अपने हिसाब से बनाए, कुछ नहीं भी बनाए। सिफारिश था तो मानना नहीं मानना अलग बात था। तो यह भी था कि सब राज्य में होना चाहिए, और दूसरा था कि सब राज्य में एक समान होना चाहिए। तो उसके लिए फिर भारतीय संसद ने आगे स्टैंड लिया और लिया सन 1987 में। और 1987 में एक इन्होंने विधेयक पेश किया, बिल पेश किया, जो कि बाद में, बिल नहीं उसको क्या बोलते हैं, हाँ बिल, जो बाद में जाके एक्ट बना। बिल को क्या बोलते हैं, विधेयक, बिल, हाँ विधेयक पेश किया जिसको बिल बोला जाता है और अधिनियम को एक्ट बोला जाता है। तो 1987 में एक बिल पेश किया जिस बिल का नाम था विधिक सेवा प्राधिकार बिल 1987। विधिक सेवा प्राधिकार बिल, यानी बिल को लिख देता हूं मैं विधेयक 1987। यह बिल रखा गया भारतीय संसद में और भारतीय संसद ने इसे 11 अक्टूबर 1987 को पारित कर दिया। तब ये बन गया क्या, अधिनियम बन गया। यानी अब क्या बन गया ये, तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। बिल यानी विधेयक और अधिनियम में क्या फर्क है, तो ध्यान देने वाली बात है, जब इस संसद में पास, संसद से पास हो जाता है तब वह अधिनियम बन जाता है, उससे पहले वो बिल रहता है। ठीक, उससे पहले वो विधेयक रहता है। विधेयक को ही अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, बिल बोला जाता है, और अधिनियम को अंग्रेजी में बोला जाता है एक्ट। तो बिल एक्ट कैसे बनता है, जब संसद उसे पारित कर देती है। और संसद कहने का मतलब क्या है, यहां पे संसद कहने का सामान्य सा मतलब है, संसद में 3 भाग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए इसमें, अगर आपसे पूछे तो एक सामान्य सा उत्तर होना चाहिए कि अंतिम रूप से जो पास होता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अंतिम बार हस्ताक्षर, अंतिम रूप से हस्ताक्षर करता है और वो फिर तुरंत एक्ट बन जाता है। तो 11 अक्टूबर 1987 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। आपसे सवाल इसी डेट पर और पूछ सकता है कि यह जो अधिनियम था यह राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, तो ये भी सेम डेट ही था। यानी राजपत्र यानी गजट में भी सेम डे 11 अक्टूबर 1987 को आया, मतलब प्रकाशित हुआ, और इसी दिन राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दी थी। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात है कि इस दिन तो ये बिल बन करके तैयार हो गया, अधिनियम बन करके, मतलब बिल नहीं, अधिनियम एक्ट बन करके तैयार हो गया, लेकिन इसको लागू होने होते होते लगभग 8 सालों का समय लग गया। 8 साल बाद ये लागू हुआ। कैसे लागू हुआ, क्या हुआ, उस सब की कहानी हम अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। यहां तक आपको एक चीज तो समझ में आ ही गई होगी कि ये जो बिल लाया गया, ये जो प्राधिकरण अधिनियम 1987 वाला है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, ये क्यों लाया गया, ताकि गरीब भी न्याय पा सके, जो वंचित वर्ग है वो भी न्याय पा सके। इसकी कहानी कैसे चली, आपसे पीएन भगवती के बारे में पूछ सकता है,
आपसे यह भी पूछ सकता है कि विश्व में पहली बार इस प्रकार से कानूनी सहायता के लिए किस देश ने प्रावधान किया? तो आपको याद रखना है 1851 में फ्रांस, फिर ब्रिटेन 1944। ब्रिटेन वाला नहीं पूछेगा लेकिन पहला वाला आपसे पूछ सकता है। पीएन भगवती का क्या रोल था वो भी आप ध्यान रखेंगे कि इसने क्या क्या काम किया, कैसे किया। ये सब चीजें तो एक कहानी है, बस आप इसमें बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, बस आपको ये डेट याद कर लीजिएगा, ध्यान रखना होगा 26 सितंबर। और बाकी सब कहानी है। ये कहानी इसलिए है कि बस ये कहानी आप सुन लिए हैं, अब जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये कहानी कहीं कहीं पे जा जाके आपको टच करेगी, है एक कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है। अब क्या है कि आपको पता चल गया कि इसी के अंदर, इसी के आउटलाइन में पढ़ना है। आपको यह पता चल गया कि यह अधिनियम क्या है, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। तो सब चीजें आपको इसी से फिर जुड़ती मिलती दिखेंगी, इसलिए एक कहानी का क्लास मैं जरूर करता हूं एक अधिनियम में, अगर समय रहता है तो, नहीं रहता तो जैसे और लोग पढ़ाते हैं कोशिश वैसे भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि थोड़ा डिटेल में चले। तो ये कहानी बस आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, कुछ इसमें से याद मत करना, बस कहानी सुन लिए कैसे कैसे बना क्या नहीं बना, बस हो गया। अगले वीडियो में देखेंगे जहां से अधिनियम हम शुरू करेंगे। नमस्कार।